लेकिन आपको सुर्खियां सुनाते हैं। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। करीब 0.5% टूटकर 17,000 के नीचे आया निफ्टी। सबसे ज्यादा निफ्टी बैंक में 1% की कमजोरी, लेकिन शुरुआती गिरावट से मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सुधार। फार्मा शेयर्स में जोरदार एक्शन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में लगातार 5वें दिन रौनक। उधर विंडफॉल टैक्स घटने से ओएनजीसी ने लगाई 5% की छलांग। डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटने से इंडियन ऑयल का भी शेयर दौड़ा। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए थोड़ी दिक्कत। नेचुरल गैस की कीमतें 40% बढ़ने से आईजीएल, एमजीएल जैसे शेयर 4% तक टूटे। फर्टिलाइजर कंपनियों के शेयर पर भी दबाव, लेकिन आरआईएल, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में खरीदारी। और बेहतर बिक्री आंकड़े के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे ऑटो शेयर्स। मारुति, टाटा मोटर्स के शेयर पर दबाव। सितंबर में बजाज ऑटो की कुल बिक्री 2% घटी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री में करीब 130% का उछाल। तो बाजार में आज हमारी मदद करने के लिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि इस वक्त बाजार में क्या करना चाहिए। और गिरावट थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब 125 पॉइंट निफ्टी नीचे है और बैंक निफ्टी 440 पॉइंट नीचे है। सर्वेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लक्ष्य बन रहा है अब यहाँ से? नया हफ्ता है, नई शुरुआत है, नए क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर निकल गया। यूएस मार्केट के बड़े बुरे हाल हैं। क्या राय बन रही है आपकी इस वक्त निफ्टी में क्या करना चाहिए? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी सबको बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, यस, अब नया शुरुआत है, नया महीना, नया क्वार्टर। बट मेरे पास समाचार थोड़ा सा जो हमने लास्ट हफ्ते भर से मेंटेन किया, समाचार वही है कि नयापन कुछ नहीं है, दबाव ये बने रहेंगे। और हमने जो हम 1.5-2 हफ्ते से हम ये जो बोल रहे हैं कि भाई देखिए, अब प्रशस्त बन गए हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स टूट गए। तो निफ्टी तो आई थिंक, जैसे मैंने बोला, धीमे धीमे फिसलता जाएगा। 15,800 16,000 के लक्ष्य इनिशियली रहेंगे निफ्टी के लिए, तो वो तो भी काफी दूर हैं। तो उसी पोजिशनिंग के साथ कैरी करेंगे। और सब दर्शकों के लिए यही एक देखिए एक लर्निंग है कि अगर आप शांति से एक मीडियम टर्म व्यू पकड़ के अगर आप एक शांति से रखते हैं, तो रोज रोज एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कर लिया, फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीमे धीमे नीचे करते रहिए और बाजार का रुझान नीचे की तरफ रहेगा। तो मैं मेंटेन वही करूंगा। 17,356 के आर्ली या डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड्स में बने रहें और उछाल जब आ रहे हैं तो उनमें बेचने की कोशिश करें। और टारगेट्स मेरे नीचे में 15,800 16,000 के मेंटेन है निफ्टी के लिए। और सेम वेज मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आपको दिखेगा कि 35,000 की तरफ ये फिसल सकता है। जब निफ्टी 16,000 की तरफ फिसलेगा तो ये उस समय तकरीबन 35,000 के आसपास ये भी फिसल जाएगा। तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी ध्यान नरमी है और आई थिंक उछालों में सेलिंग आती रहेगी। और जैसे आपने बोला, ग्लोबल संकेत और ग्लोबल सेटअप्स और वीकली, मंथली, क्वार्टरली क्लोजर हमने जो देखे ओवर द वीकेंड, उनमें बहुत ज्यादा कोई बुलिश संकेत नहीं मिल रहे। तो वी विल गो विद द फ्लो एंड हम रुझान सब तरफ नरमी रखेंगे। रुझान नरमी का है और 17,356 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप सेल कर रहे हैं तो। और अगर ऊपर जाए तो वहाँ से बेच सकते हैं। 15,800 15,900 तक के टारगेट इवेंचुअली कुछ समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय में कोई बदली नहीं है। पोजिशनल शॉर्ट अभी भी बना हुआ है इनका। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। समीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से। समीर जी, बताइए क्या सवाल है आपका? या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I have 50 shares of India Cement. This is the purchase price is 200 rupees, and second is Zydus Life Science. I have 125 shares, and the price is approximately 475. Okay. Is this for the trading? No, this is long-term view. I just want to sell when it will be in the profits. The Zydus Life Science. ओके सर्वेंद्र, पहले तो इंडिया सीमेंट पे 200 शेयर इनके पास हैं और ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है इनको 70-72 रुपये पर शेयर का। क्या इसमें और बने रहना चाहिए? देखिए, पिछले हफ्ते इसमें मोमेंटम आया है, कुछ खबरें चल रही थी, उसकी वजह से भी तेज़ी बनी है। और तमाम रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि बारिश ख़त्म हो गई है तो शायद अब सीमेंट का साइकिल फिर से पिकअप करे। ये सब फंडामेंटल खबरें हैं, लेकिन चार्ट पे क्या कह रहा है ये? देखिए, पूरे सेक्टर पे ही बहुत सारी खबरें रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है डेवलपमेंट्स। तो आई थिंक मोमेंटम पकड़े हुआ है सेक्टर। तो ट्रेड में क्योंकि है तो मेरा थॉट तो ये रहेगा कि बने रहे। बट यस, लुकिंग एट ओवरऑल रिस्क, जितना बाहर
ओवरऑल जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जितना रिस्क दिख रहा है, और जैसे हमने निफ्टी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिया, क्योंकि निफ्टी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, सब लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम 1.5-2 हफ्ते से बोल रहे हैं और निफ्टी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और उसको टाइट रखें। तो मेरे हिसाब से जो मेरे को जो सबसे एग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ दिख रहा है, तो मुझे दिखता है कि इनको रखना चाहिए तकरीबन 254.40 पे। 254.40 के नीचे अगर बंद आएगा इंडिया सीमेंट में, तो मेरे हिसाब से मुनाफा जो भी थोड़ा बहुत है इनका, उसको बुक करके इनको निकलना चाहिए। और जाइडस लाइफ में क्या करना चाहिए? जी, चार्ट में उसका भी पुल अप कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे मेरा थॉट ये है कि आई थिंक इनका खरीदी का भाव थोड़ा ऊपर का है, बट स्टॉक ने अभी ये लास्ट 2-3 दिन में अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, जहां पे मार्केट अपना लॉन्गर टर्म एवरेज या लॉन्गर टर्म सपोर्ट तोड़ रहा है। ये स्टॉक रिपेयर करके अब ऊपर चल रहा है। इसको हमने शायद 1.5-2 हफ्ते पहले भी जब कवर किया था, थॉट यही था कि इसके सेटअप्स ऐसे बन रहे हैं कि मीडियम टर्म बॉटम्स और मीडियम टर्म बॉटमिंग आउट के संकेत हैं, तो इनमें पुलबैक्स थोड़े आएंगे। तेजी अगर हम चाहे ना भी बोले बड़ी, बट एक अच्छा डिसेंट पुलबैक भी हम बोले, तो मुझे लगता है कि 510-520 के स्तर यहाँ नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आने चाहिए। तो यहाँ पे मेरी राय है कि ट्रेड में बने रहें, और अगर नई क्वांटिटी थोड़ी लेनी है तो डेफिनेटली मेरा तो मानना है कि थोड़ी नई क्वांटिटी भी यहाँ ऐड करनी चाहिए, ताकि इनका एवरेज थोड़ा नीचे आ जाएगा। और जो नई क्वांटिटी ले रहे हैं, जितनी भी ले रहे हैं, अपने डिस्क्रिप्शन पे लेंगे, जो भी ले रहे हैं उसमें डेफिनेटली इनको एक स्टॉप लॉस लगाना है। वो विदाउट स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, और वो स्टॉप लॉस है 378.40 का। 378.40 के नए स्टॉप लॉस से नई वाली पोजीशन थोड़ी सी एवरेज करें, कॉस्टिंग नीचे आएगी, उछाल में अच्छा पैसा बनेगा। तो ये स्ट्रेटजी दोनों है आपके लिए, इस पे आप ध्यान रखिएगा। समीर, अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। कुंदन गुप्ता जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन जी, क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है, मेरे पास स्पाइस जेट के 200 शेयर्स हैं 52 रुपीज के बाइंग प्राइस पे, तो प्लीज सजेस्ट करें सर अगले 2-3 महीने के लिए क्या करना चाहिए? सरवेंद्र, 2-3 महीने के लिए स्पाइस जेट पे कोई राय बनती है क्या? स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है, इनकी खरीद से भी 13-14 रुपए नीचे आ चुका है। देखिए ये कोई मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्टॉक तो है नहीं, तो अभी 1.5-2 महीने का व्यू लेते हैं तो उतना तो मेरा मोटा मोटी ट्रेडिंग का व्यू रहता है। 1 से 2 महीने का हम ट्रेडिंग वाला व्यू पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ इनके लिए राय ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी है, इन द सेंस कि इतना शॉर्ट टर्म व्यूज में फॉर्म नहीं हो रहा है, बट मैं इनको सपोर्ट्स अच्छे हैं जहाँ पे बता दूं। आई थिंक स्टॉक को अच्छे सपोर्ट्स हैं तकरीबन 34-35 की रेंज में। तो जब तक 34-35 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और किसी कारण से अगर वो टूटता है तो एक बार डेफिनेटली कॉल करके रिव्यू कर लें, और उछालों में मेरे हिसाब से यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा इस सेक्टर का अभी लग नहीं रहा, जिस तरह से ग्लोबल प्रेशर्स चल रहे हैं, सेक्टर पे भी ओवरऑल प्रेशर रहेगा नेक्स्ट 3 से 6 महीने। ओके, नेक्स्ट 3 से 6 महीने का प्रेशर स्पाइस जेट पे। अच्छा सरवेंद्र, इस समय ट्रेड करने के लिए कोई आइडिया आपके दिमाग में है क्या? देखिए आइडियाज तो बहुत सारे आ रहे हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर जाऊं तो आई थिंक मैं तो कहूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड्स हैं, और निफ्टी की हमने बात कर ली तो बैंक निफ्टी के लेवल्स दे सकता हूं यहाँ पे। मेरा थॉट ये है कि यहाँ पे यार थोड़ा 100-200 पॉइंट उछाल में अगर कोई बेचता है तो आई थिंक 200 पॉइंट उछाल में बेचे तो आई थिंक ज्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स हो जाएंगे। 39,016 का एक स्टॉप लॉस लगा ले अर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, इसको भी समझ ले कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही है। और मेरा मानना यही है कि ग्रेजुअली आपको यहाँ पे तकरीबन 35,500 तक ये बाजार फिसलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी आपके लिए अच्छा ट्रेड हो सकता है। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं, मनसा पंजाब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब मेरे पास थर्मस के 70 शेयर हैं 2200 के भाग में, और इंडिगो के हैं 50 शेयर। ओके, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। तो इंडिगो कौन, हवाई जहाज वाला, पेंट वाला? ना, इंडिगो एयरलाइन वाला। एयरलाइन वाला, ओके ठीक। सरवेंद्र बताइए, थर्मैक्स 2200 पे लिया है इन्होंने। थर्मैक्स जी, तो देखिए मेरा तो मानना यहाँ ये है इनके लिए कि कोई ज्यादा नुकसान में नहीं है, और जिस तरह का इसका क्वार्टरली कैंडल बना है बहुत अच्छे संकेत नहीं है। एक एग्जॉशन और एक अच्छा सप्लाई इसको मिल गया 2300 से 2500 की रेंज में, तो मेरा थॉट ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं है, और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्विंग के एकदम टॉप पे लिया है इन्होंने। अगर अभी लिया है तो ज्यादा इनको कोई बहुत नुकसान नहीं है। मेरे हिसाब से 2200 के आसपास ही है, मेरे हिसाब से यहाँ से इनको एग्जिट करना चाहिए। या और इंटरग्लोब एविएशन में क्या करना चाहिए? जी देखिए स्पाइस जेट अभी डिस्कस किया, मोटा मोटी थॉट वही है कि सेक्टर तो प्रेशर में रहेगा, बट यहाँ पे थोड़े से चार्ट मैं कहूंगा स्पाइस जेट से बेहतर है। बट स्टोरी यही है कि उछालों में निकलने की कोशिश करें, और जब तक लोअर सपोर्ट्स होल्ड करता है तब तक मैं भी ट्रेड में बने रहें। मेरे हिसाब से 1784 के स्टॉप लॉस से अगर चाहें तो ट्रेड में बने रहें, और उछाल में बेचने की कोशिश करें।
ज्योति ने ट्विटर पर सवाल पूछा है कि इनके पास एसबीआई के 520 स्ट्राइक पर साला पुट होल्ड कर रखा है इन्होंने 1280 पे। सही किया इन्होंने? जी देखिए, मंथली पैटर्न तो यहाँ खराब ही बने हैं, और अगर इनके पास पेशेंस है और ये इस ट्रेड में अगर बनी रहती हैं आई थिंक और एक 10 दिन, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े पैसे बनने चाहिए। मेरे हिसाब से जो प्रीमियम है उसका 50% या 30% पे स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, जितना इनको समझ में आता है। या तो 50% पे लगा ले या तो 70% ऑफ द प्रीमियम। मुझे इनके रेट्स नहीं दिखे स्क्रीन पे, बट अराउंड 50% ऑफ द प्रीमियम से ज्यादा कभी ड्रॉडाउन नहीं करना चाहिए एज अ डिसिप्लिन। आइडली तो 30% से ज्यादा ड्रॉडाउन नहीं करना चाहिए। तो विद इन दैट एरिया जितना कंफर्टेबल है 30 to 50% ऑफ योर प्रीमियम, उसका कहीं आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें, विच मीन्स बिटवीन 70 and 50% ऑफ द प्रीमियम यू शुड गेट बैक। तो या तो -30% या -50% पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ओके, सुनील कुमार जैन कोलकाता से हमारे साथ हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है और कैसा चल रहा है वहाँ दुर्गा पूजा का माहौल क्या है, बताइए थोड़ा सा। पूजा का माहौल तो बहुत बढ़िया है, बहुत भीड़ है, पब्लिक पूरा जम के घूम रही है पंडाल। अच्छा, तो आप लोग देर रात तक पंडाल में जाते रहते देखने के लिए? अब मेरा एज हो गया, पहले तो हम भी जाते थे, लेकिन सारी रात घूमते हैं लोग यहाँ पर। अरे वाह, और बढ़िया बढ़िया पकवान संदेश है ना? हाँ जी, सब कुछ चलता है इस समय। ये इनका साल का सबसे बड़ा त्योहार है, तो सभी एंजॉय करते हैं, कोई बात नहीं है उसमें। अरे वाह, चलिए माता रानी कृपा बनी रहे सब पे। अब बताइए सवाल क्या है आपकी? क्या अच्छा, मेरे पास 2000 शेयर आरती इंडस्ट्रीज के हैं 925 रुपए के दाम पर। अच्छा, तो मैं करीब 1.5 साल से इसको ले रहा हूँ धीरे धीरे। थोड़ा ऊपर में लिया था इसलिए कॉस्टिंग थोड़ा हाई है। ओके। मेरे को 2 बात पूछना था। एक तो इसका अगले 2-3 महीने के लिए क्या पोजीशन है, और ये जो डिमर्जर अनाउंस हुआ है इसमें आरती इंडस्ट्रीज और आरती फार्मा लैब का, उससे प्राइस टारगेट क्या बन के आता है? ओके, तो ये जो डिमर्जर वाला है इसमें तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी सर, तब पता चल पाएगा कि प्राइस क्या बनेगा। लेकिन चूंकि ऊपर से स्टॉक करेक्ट हुआ है काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ है। लेकिन ये सब कुछ चार्ट पे कैसा दिख रहा है ये हम जानते हैं। सर्वेंद्र जी, आरती इंडस्ट्रीज़ इन्होंने 2000 शेयर इकट्ठा कर लिए हैं, 952 की इनकी प्राइसिंग है, तो और अभी काफ़ी नीचे है उससे। तो क्या बने रहना चाहिए? एक तो खबर का तड़का है वो अलग है, लेकिन चार्ट क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एवरेज कर रहे हैं और अभी तक इनका एवरेज प्राइस नहीं आया, विच मींस ऊपर का क्वांटिटी इनका ज्यादा है। इन्होंने ऊपर के भाव से जहां से लिया उसमें क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि अगर अभी यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं और इनका वीवा बेसिस पे स्टॉक का प्राइस इनका एवरेज नहीं गिर रहा है, तो आई थिंक एवरेजिंग ये प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। पहली चीज तो इस रुझान से ये निकल के आती है। और दूसरी बात ये है कि भाई जब चार्ट एडजस्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट एक्शन से तब चार्ट हम देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, विदाउट नोइंग कि क्या आने वाला है और कैसे होगा, वो एक ग्रे एरिया रहेगा। मैं रिस्क लेता हूं और वो रिस्क लेके मैं चार्ट पे कमेंट करने की कोशिश करता हूं कि देखिए, करंट रुझान तो यही लग रहा है कि जो भी आने वाला है वो बाजार को पसंद नहीं है। जो भी आने वाला है बाजार को पसंद नहीं है। नहीं तो स्टॉक अगर कुछ आता है तो 920 वाला अगर 740 हो गया है तो बिना किसी कारण के नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे प्रेशर्स हैं नो डाउट। बट अब ये है कि ये भी मैं मानूंगा कि अब स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 6-12 महीने के लोज के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है, तो अब आपको इसको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। आपका यहाँ पे नजरिया और रुझान थोड़ा लंबा है, तो मुझे इशू लग नहीं रहा कि आप अगर उसमें खड़े रहेंगे तो, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म डिलीवरी का ध्यान है। तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पे एक तो रिव्यू पॉइंट ये रखना चाहिए कि स्टॉक अब 694 के नीचे ज्यादा जाए नहीं। तो 694 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से, सॉरी 6 आपके लिए तो ट्रेलिंग नहीं रहेगा, 694 के स्टॉप लॉस से आप ट्रेड में बने रहें। उसके नीचे अगर बंद आता है तो डेफिनेटली इसको रिव्यू करें, और थोड़ी क्वांटिटी फिर जो लेटेस्ट अभी ली होगी ना अपने आसपास जो नीचे के लेवल्स में, वो क्वांटिटी आप हल्की कर दें। ऊपर का ट्रेड आप खड़ा रख सकते हैं, बट जो आपने नीचे एवरेजिंग की है उसमें ज्यादा लॉस ना करें आप। और अगर किसी कारण से 694 के नीचे बंद होता है डिसाइसिवली, तो वो आधी वो जो भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी है मुझे मालूम नहीं उसमें से निकल जाए, क्योंकि फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। ओके, तो सुनील जी इस पर ध्यान रखिएगा जो सरविंद ने बताया है, इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना वो करें। भावेश राठौर हमारे साथ हैं सूरत से। भावेश भाई बताइए क्या मदद करें आपकी? अरे एसबीआई मैंने 380 में लिया है, 100 शेयर है अभी होल्ड करने का कि निकल जाए? ओके, देवेंद्र सरवेंद्र भाई, एसबीआई जी क्या करना चाहिए? प्रॉफिट है इनका, बने रहें क्या अभी? देखिए, थोड़ा जल्दी ये सवाल और ऊपर पूछते तो और इनके मुनाफे बनते थे और थोड़ा और अग्रेसिव स्टॉप लॉस देता था। बट अब यहाँ पे आ गए हैं तो मेरा थॉट ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें, क्योंकि अब इन्होंने इस डिक्लाइन को तो देख लिया है, तो बाउंस की भी उम्मीद है और बाउंस के लिए एक बार वेट कर लें।
मेरा थॉट ये है कि भाई अब इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो राउंड फिगर के नीचे लगाना है, 500 के नीचे। आई थिंक 498.40 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहे, और उछाल डेफिनेटली अगर आए 540 550 की तरफ, तो वहां मेरी राय है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो उछाल में निकलने की राय है, तब तक फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगा के रखे 498.40 का। ओके अच्छा, एक ट्विटर सवाल लेते हैं। अलौकिक ने लिखा है कि आदित्य बिरला फैशन के इन्होंने 50 शेयर ले रखे 350 पे जी, 25 से 30 दिन के लिए। 25-30 दिन में वो होगा मुनाफा? क्या देखिए भाव दिखाई दे रहा क्या चल रहा है इस समय। देखिए दिमाग एकदम साफ है इनका कि अपने को जो है ना ज़्यादा रोकना नहीं है। 8 रुपये भी नुकसान इनका है, लेकिन फंडा क्लियर है। 25-30 दिन में होगा, पता है फायदा होगा कि नहीं होगा। देखिए 25 दिन जब ये पूछ रहे हैं तो 25 दिन का तो रुझान अब क्लियरली इनको मालूम है कि मेरा नेगेटिव है। अगले 20-25 दिन के लिए तो रुझान नेगेटिव है। अब उसमें ये थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म कर ले जाए तो ठीक है, बट बाजार के अगेंस्ट में कभी रिस्क नहीं लेता हूं ज्यादा, इन द सेंस कि जहां लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी 70% है कि 70-80% है कि नीचे जाएगा सब कुछ, उस समय आई थिंक ये ट्रेड में से मेरी तरफ से तो राय ये रहेगी कि निकल जाएं। कोई ज्यादा नुकसानी है नहीं इनकी, तो मेरा थॉट तो ये रहेगा कि यहाँ से निकल जाएं। बाकी आई थिंक अपने ट्रेडिंग बायस के ये ज्यादा खुद मालिक हैं। मैं बहुत ज्यादा ट्रेडिंग बायस पे कमेंट नहीं करता, बट मेरे को पूछेंगे तो अगला 20 दिन बाजार के लिए खराब है। बाकी ये स्टॉक भी साथ में नीचे आना चाहिए। ओके अच्छा, प्रदीप सिंह रावत ने पावर ग्रिड के 210 वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल लिए हैं 8.5 रुपये में, अक्टूबर की एक्सपायरी का है, क्या करें? देखिए पावर ग्रिड तो कभी मोमेंटम स्टॉक था ही नहीं। ऑप्शन बाइंग सेलिंग तो आप मोमेंटम स्टॉक्स में करेंगे, और जो लिक्विड नेम्स हैं, जो टॉप 10-15 नेम्स है उसमें करेंगे। तो इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ही मुझे नहीं समझ में आ रहा, और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया गलत है। पावर ग्रिड कभी भी ट्रेडिंग स्टॉक तो रहा ही नहीं है। चलता है तो 10-20-30 रुपए के दायरों में ही चलता है, जब भी चलता है। तो मेरा तो थॉट ये है कि निकल जाए, और मेरे हिसाब से तो वीकली, और अगर इसका मैं वीकली मंथली चार्ट देखता हूं तो मुझे तो कोई बहुत ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से मैं कोई कॉल लेके खड़ा रहूंगा। ओके एक सवाल और है, तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश राजपूत का सवाल है ये। इन्होंने अजमेरा रियल्टी 300 शेयर्स लिए हैं 447 पे, 6-7 महीने होल्ड करना चाहते हैं। इसमें दो तरह की, अच्छा पहले सरवेंद्र के पास जाऊँ, पहले खबरें बताओ। दो तरह खबरें हैं इसमें। एक तो ये आज खबर छपी है कि शायद महाराष्ट्र में स्टैम्प ड्यूटी घटाने पर सरकार विचार कर रही है, ऐसा सीएम साहब की तरफ से एक खबर छपी है। दूसरा ये कि होम लोन महंगा हो रहा है, 0.5% अभी बढ़ाया आरबीआई ने, सब सीधे पास ऑन कर दिया गया है। तो दोनों तरह की खबरें हैं, आप लोग उसको अपने हिसाब से जज करिएगा। लेकिन चार्ट पे मैं आपकी राय दिलवा देता हूँ। सरवेंद्र बताइए, 447 की खरीद है, 6-8 महीने के लिए बनता है कुछ इसमें? देखिए एक चीज तो क्लियरली ये समझ लें कि ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। हार्डली 40-50 हज़ार शेयर का एवरेज मुझे दिख रहा है। कभी कभार एक आध स्पाइक ऊपर का भी आता है, बट ऑन अ नॉर्मल डे ये 50-60 हज़ार शेयर के ऊपर करता नहीं है। तो उसमें ट्रेडिंग वेडिंग तो पॉसिबल है नहीं। डिलीवरी के लिए लेके खड़े हैं, तो आई थिंक एक मोटा मोटी रेंज है, उसके ब्रेकआउट्स होंगे इधर साइड, या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट, तो कुछ एक बड़ा ट्रेंड निकलेगा। तो फिलहाल इट्स इन अ साइडवेज रेंज, और वो रेंज है तकरीबन 245 से लेके तकरीबन 300 की। तो आई थिंक मोटा मोटी ये कि 245 से 300 के आसपास की रेंज है। इसी रेंज में ट्रेड होगा। इसी रेंज को ये 4-5 बार ट्रेड कर भी चुका है लास्ट 3-6 महीनों में। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी उस रेंज के लोअर दायरों के आसपास है, लिस्ट रिस्क एरिया में है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें 244 के स्टॉप लॉस से, और अगर वो उछाल आता है 300 की तरफ, तो वहां थोड़ा मेरे हिसाब से निकलने की कोशिश करें इसमें से। ओके तो ये राय बनती है अजमेरा रियल्टी। वो सारे स्टॉक्स पे बहुत प्रेशर ऊपर से पिछले कुछ महीनों में बना है। आप देखिए लगभग आधे हो गए सारे, एक आध को छोड़ दे तो। साउथ के जो बहुत स्ट्रांग दिख रहे थे वहाँ पे भी अब प्रेशर देखने को मिल रहा है, नंबर सजेस्ट कर रहे हैं ऐसा। राजेंद्र गोयल जी पंजाब से जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, नमस्कार जी। जी सर मेरा सवाल इंडियन ऑयल कारपोरेशन पे है। मेरे पास इंडियन ऑयल कारपोरेशन के 815 शेयर हैं, 71 रुपए 70 रुपए के हिसाब से लिए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इसमें बने रहें या निकल जाएं? 71-70 पर 815 शेयर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। सर्वेंद्र बोलिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये उसने एक स्तर पकड़ लिया 66-67 का, काफ़ी गिरावट के बाद उसको होल्ड कर रहा है। क्या राय बनती है आपकी? जी देखिए रेगुलर कवरेज का शेयर है, तो टाइम टू टाइम व्यूज यहाँ पे रहते हैं। तो ये डिस्क्लेमर ले लें, एक सेकंड ओपिनियन जरूर यहाँ पे लेंगे, बिकॉज ये रेगुलर कवरेज का स्टॉक है। हमारा इंटरेस्ट कभी कभी इसमें रहता है। तो उसमें मैं खाली यही बोलूंगा कि देखिए डिलीवरी बेस्ड अगर इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पैसे भी बनेंगे। आप देख लीजिए डिविडेंड यील्ड्स भी बहुत बेहतरीन है यहाँ से। बट खाली एक ही वो जो कैवेट है, जो आप भी मतलब हम जो डिस्कस वही कर रहे थे शो के स्टार्ट में, कि भाई गवर्नमेंट के इंटरवेंशन इसमें आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होते रहेगा।
तो इसलिए आप देखिए कि इसमें फ्लेवर नहीं रहता है, बहुत लोगों को ये सब अच्छे लगते नहीं है। बट आई थिंक लो बीटा स्टॉक है और बहुत ज्यादा अब आपको यहाँ से इन लेवल्स से स्तरों से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको नुकसान करा सकता है। अगर आपने पेशेंटली इसकी डिलीवरी होल्ड की तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, इसकी डिलीवरी होल्ड करें। 12-18 महीने 24 महीने का अगर स्टांस पकड़ के चलेंगे तो इन रेटों से मुझे नहीं लगता कि बहुत नुकसान होगा। अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड भी बनेगी और ऊपर में आपको थोड़ा कैपिटल गेन्स भी कमाने को यहाँ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। अच्छा, अनीश वर्मा जी जानना चाहते हैं, हीरो मोटो के शेयर्स हैं इनके पास, 2840 में खरीदे हैं और ये 10-15 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं इनको जी है? इसमें तो होगा चार्ट आपके पास, पीछे ही 15-20 साल का चार्ट, आगे बताइए देख के। नहीं तो फिर उस केवेट से इनको ये भी बोलना पड़ेगा मुझे कि देखिए यही एक वो चार्ट है जिसने हमको 18, 19, 20 में बता दिया कि एक लार्ज 20-22 साल का बुल मार्केट इंडिया में खत्म हो रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप उतना बड़ा सोच रहे हैं तो मैं वही बोलूंगा कि इसमें एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट खत्म हो चुका है। और अब जब एक 20-22 साल का बुल मार्केट जब खत्म होता है तो उसके 5 से 8 साल के करेक्शन आते हैं। कहने का मतलब ये कि 5 साल 8 साल वो पिछला हाई नहीं निकलेगा। तो ये तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि 4000 के ऊपर जाने में इसको भी बहुत टाइम है। उसके बीच में अब ये आज हम 2500 पे हैं और ऊपर में हम कहते हैं 4000 में जाने में टाइम है। तो अब ये 2500 से 3500 का दायरा मेरे ख्याल से इसके लिए क्रिटिकल है, वही ये ट्रेड करेगा। फिलहाल मैं भी मानता हूं कि लोअर सपोर्ट से अच्छा घुमा है, सपोर्ट एरियाज के आसपास है। 4-5 दिन से तो प्रेशर है, बट आई थिंक सपोर्ट एरियाज के आसपास है। अब ये इतना दिन ट्रेड में बने हुए हैं और इनको इतनी लंबी अवधि है, तो मेरे ख्याल से जब इतना पेशेंस है तो मेरे हिसाब से मेरे कहने पे 6-12 महीने इस ट्रेड को और होल्ड कर लें और उछाल में। बट डेफिनेटली मैं बोलता हूं कि 3200-3500 के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, तो 3200 से 3500 के बीच में रेंज में प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करें। और तब तक इन द मीन टाइम 2440 के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहे तो होल्ड करें और 3200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दें। 3500 के ऊपर नहीं जाएगा। 3200 से बेचना शुरू कर दिए, 3500 के ऊपर जाएगा नहीं। और स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए 2440 के आसपास, क्योंकि बहुत लंबे बुल रन के बाद अब ये कंसोलिडेशन लंबा चलेगा, 4000 से ऊपर जाने की संभावना कम दिख रही है। दिल्ली से हमारे साथ ज्वलंत जुड़ रहे हैं। ज्वलंत जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने सर आपका नाम बड़ा क्रांतिकारी है, ज्वलंत, सही नाम है ना ये? बढ़िया नाम जी, बताएं। हाँ, तो मेरा सवाल ये है सर कि मैंने मदरसन सुमी के 300 शेयर लिए 130 रुपए के भाव पर जी, और अब रेट हो गया उसका 73 रुपए। हाँ, तो बताएं इसका मैं लंबी अवधि के लिए रख सकता हूँ इसको क्या? सरवेंद्र बताइए, संवर्धन प्रदर्शन। आई थिंक इसमें कुछ तो कॉर्पोरेट एक्शन है आज, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर पूरा 110 से लेके 73 तक का गैप दिख रहा है। तो मैं आई थिंक वो एडजस्टमेंट हो जाए तो मैं इस पे कमेंट करूं, क्योंकि लेवल्स तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहे। इतना बड़ा गैप आने का कारण मुझे विदाउट कॉर्पोरेट एक्शन और तो कुछ लग नहीं रहा। तो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं इसमें, मेरे ख्याल से वो हो जाए तो फिर इसको अगले शो में इसको कवर कर लें, नो प्रॉब्लम। इनको बोलिए, आई थिंक मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो में डेफिनेटली इस क्वेश्चन को लेके आए, तब मैं इस चार्ट को और बारीकी से देख पाऊंगा। हाँ, जो स्टॉक बोनस खबर है, इसके साथ ही इसमें ज्वलन जी फंडामेंटली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये व्यू नहीं है, सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ मैं आपको। चूँकि इनका बहुत बड़ा बिजनेस जो है यूरोप और यूएस की साइड में, यूरोप में बहुत बड़ा बिजनेस है और वहाँ की इकॉनमीज़ में थोड़ी दिक्कत चल रही है। कैसे पैन आउट होगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ के एनालिस्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या होगा। अचानक से बैंक ऑफ इंग्लैंड यू टर्न ले लेता है, प्राइम मिनिस्टर कुछ और व्यू बनाते हैं, फिर तरह तरह की नई समस्याएं वहाँ खड़ी हो रही हैं। तो वहाँ के एक्सपोजर वाले स्टॉक्स के लिए आने वाला समय थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाई है, बहुत सारे एक्विजिशंस किए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन सिचुएशनली जो माहौल है पूरी दुनिया का इस समय, खासतौर पे यूरोप का, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो इसलिए इस बात को आप कंसीडर करिएगा, ध्यान में रखिएगा। स्टॉक आपका बुरा नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ इस समय बहुत कूल नहीं है इसके, तो ये वजह हो सकती है कि आगे इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत देखने को मिले। तो चलिए आज के शो में फिलहाल इतना ही। सरवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस वक्त जो है निफ्टी 130 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है, तो कोई खास बदलाव हुआ नहीं है। एडवांस डिक्लाइन हालांकि बिल्कुल बराबर ही है, लेकिन दबाव ऊपरी स्तरों पे दिख रहा है साफ। छोटा सा ब्रेक के बाद। अच्छा, ये आपके सामने जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, हम लोगों ने सुबह चर्चा की थी कि एक नया फाइटर प्लेन है जिसका जो शामिल किया जा रहा है जोधपुर में। राजनाथ जी हैं, जो हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, वो इसको शामिल करा रहे हैं और ये भारत के लिए बड़ी बात है और बहुत ही स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट बात है यहाँ पे। तो ये आपके सामने जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं,
ये इसीलिए है कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो हमारे सेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। तो ये आप सीधी तस्वीरें में आज देख रहे हैं। अभी इसका औपचारिक कुछ होगा, रक्षा मंत्री जी भी वहाँ पे हैं।